हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और उसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आप लोगों को 500 से 600 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी तक 2 से 4 सेशन शायद हम लोगों ने कर चुके हैं। इसमें अभी अपन लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ही डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी 200 क्वेश्चन के करीब में हो चुके हैं, 250 क्वेश्चन के करीब में हो चुके हैं और बाकी के रहे हैं, उनको भी 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 247 है, जो कि पहला माना जाएगा आज का। तो ये क्वेश्चन है, अगर समष्टि समरूपता नहीं लगता हो तो किस प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है? यादृच्छिक विधि का, संप्रयोजन का, स्तरबद्ध का या फिर निर्णय का? अगर आप लोग को आंसर आ रहा है इसका तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो समष्टि समरूपता नहीं लग रहा है तो जो प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाएगा वो आप लोगों की स्तरबद्ध होगी। ठीक है, समरूपता नहीं होगी, वो क्रमबद्ध में होगी। स्तरबद्ध यहाँ पे विधि का प्रयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसमें दी गई है, ये आप लोग पढ़िए। देखिए, यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता हो तो स्तरबद्ध प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है। स्तरबद्ध प्रतिचयन विधि ये क्या होता है? भिन्न भिन्न गुणों या फिर लक्षणों वाली इकाइयों के समग्र से प्रतिदर्श छांटने में विशेष उपयोगी होती है, क्योंकि इसके द्वारा समग्र की भिन्न भिन्न विशेषता वाली इकाइयों के समूह से प्रतिदर्श चुने जाते हैं। जो अलग अलग इकाइयाँ होती हैं वहाँ से क्या होते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। यह क्या होती है, ये प्रतिदर्श समग्र का अधिक यथार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी बहुचर विश्लेषण विधि है? प्रिंसिपल कंपोनेंट विधि, प्रमाप विधि, साधारण सहसंबंध विधि या फिर समांतर माध्य? कौन सी हो जाएगी जो यहाँ पे बहुचर विश्लेषण विधि की बात कर रहा है? तो जो बहुचर विश्लेषण विधि है वो आप लोगों की प्रिंसिपल कंपोनेंट विधि हो जाएगी, जो कि कैसी होती है, बहुचर विश्लेषण विधि होती है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। प्रिंसिपल कंपोनेंट विधि जो है एक बहुचर विश्लेषण विधि है, जबकि शेष तीनों क्या हैं, प्रमाप विचलन, साधारण सहसंबंध एवं समांतर माध्य, ये बहुचर विश्लेषण विधि नहीं है। प्रिंसिपल कंपोनेंट में एक सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है जो सहसंबंध विशेषताओं के अवलोकन को ऑर्थोगोनल परिवर्तन की सहायता से रैखिक रूप से असंबद्ध विशेषताओं के एक सेट में परिवर्तित करती हैं, और ये नई रूपांतरित विशेषताओं को प्रधान घटक प्रिंसिपल कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है? मानक विचलन, विचरण गुणांक, परास या फिर चतुर्थक विचलन? कौन सा होगा जो कि परिक्षेपण सापेक्षिक माप की बात कर रहा है? तो आपका विचरण गुणांक जो होता है वो परिक्षेपण का सापेक्षिक माप होता है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। मानक विचलन गुणांक तथा विचलन गुणांक वस्तुतः अपकिरण की एक ही माप के दो अलग अलग रूप हैं। क्या है? एक ही माप है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। मानक विचलन की सापेक्ष माप को मानक विचलन गुणांक कहते हैं तथा इस सापेक्ष माप को प्रतिशत में व्यक्त रूप से विचरण गुणांक कहा जाता है। जब उसकी सापेक्ष माप की जाती है तो उसको मानक विचलन गुणांक कहा जाता है, और इसका जब परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, तो उसको विचरण गुणांक कहते हैं। विचरण गुणांक के आधार पर दो या दो से अधिक समंक श्रेणियों में विचरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। जिस समंक श्रेणी में विचरण गुणांक का मान जितना कम होगा उतनी ही वह श्रेणी क्या होगी, अधिक स्थिर होगी। जितना मान कम होगा श्रेणी उतनी स्थिर हो जाएगी, जितना मान अधिक होगा उतनी श्रेणी क्या होगी, अस्थिर होगी। एक रूपवत सजातीय मानी जाती है। कार्ल पियर्सन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस सापेक्ष माप का प्रयोग किया था, अतः विचरण गुणांक को कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, कार्ल पियर्सन विधि बोल लीजिए आप लोग, चाहे आप विचरण गुणांक बोल लीजिए, दोनों का मीन एक ही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? समांतर माध्य, माध्य विचलन, माध्यिका या फिर बहुलक। तो कौन सा यहाँ पे नहीं होगा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप? वो आप लोगों का माध्य विचलन है, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जबकि जो माध्य विचलन दिया गया है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हमारा तात्पर्य समंक श्रेणियों के सांख्यिकी माध्यों से होता है। सांख्यिकी माध्य वह मूल्य है जो एक ओर किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरी ओर उस श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के सारांश को बतलाता है। सांख्यिकी माध्य को समंक श्रेणी का प्रतिरूपी मूल्य, सारांश अंक एवं अवस्थिति माप भी कहा जाता है। जो सांख्यिकी माध्य है उसको क्या बोला जाता है? जो समंक श्रेणी होती है उसका मूल्य भी, सारांश भी एवं उसकी अवस्थिति जो माप होती है, इसको कहा जाता है। आगे बढ़िए। किसी समंक श्रेणी के समानांतर माध्य अथवा बहुलक या फिर माध्यिका से श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के समांतर को माध्य विचलन कहते हैं। क्या बोला जाता है? जो विचलन है इसके समांतर को माध्य विचलन कहते हैं। इस प्रकार माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम समंक श्रेणी के किसी सांख्यिकी समांतर माध्य, बहुलक या फिर माध्यिका से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलन को निकालते हैं तथा उसके पश्चात इन विचलनों के योग में पद मूल्यों की संख्या से भाग देकर के विचलनों का समांतर माध्य अर्थात माध्य विचलन निकालते हैं। देखिए इसमें कि जब आप माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसमें अगर आप इनकी थ्योरी पढ़ोगे तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने में बहुत ईजी होते हैं। अभी देखिए आगे शायद आप लोगों के सॉल्व क्वेश्चन हों इसमें, अगर होते हैं तो आप लोग समझ जाओगे, नहीं तो आप लोग खुद सॉल्व करके देखना। अगर सॉल्व कराना हो तो आप लोग अलग से हमें कमेंट कर देना, तो एक सेशन जो होगा जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला भी करा देंगे, जिसमें सॉल्व वाले होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है औजायब वक्र, बारंबारता बहुभुज, पाई चार्ट या फिर बार या दंड चार्ट। क्या होगा इसका? संचयी आवृत्ति की बात कर रहा है तो यहाँ पे औगायब वक्र होता है जो कि आलेख कहलाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है। यदि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारता के स्थान पर संचयी बारंबारता के मूल्य लिखकर कोई आलेख खींचा जाए तो यह जो आलेख होता है वो औगायब वक्र या फिर संचयी आवृत्ति वक्र कहलाता है। जब किसी वर्गांतर की आवृत्ति में उससे पूर्व के समस्त वर्गांतरों की आवृत्तियां जोड़ दी जाती हैं, यानी कोई आवृत्ति है और उसको जब वर्ग निकाल रहे हैं अपन लोग, अंतर जो निकाल रहे हैं उससे जो पहले का अंतर है उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है, तो क्या बोला जाता है? इसको संचयी आवृत्ति वितरण कहा जाता है। आरेख के दंडों की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा मिला देने से प्राप्त आलेख को बारंबारता बहुभुज की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? आप लोग जब इनको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको ये आंसर मिलेंगे, नहीं तो आप इनकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन जो व्याख्या देखोगे तो व्याख्या में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़िए। निम्न में से किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाया जाता है? बहुरैखिक आरेख में, हिस्टोग्राम में, पैरामेट्रिक वक्र में या फिर लॉरेंज वक्र में? तो ये जो समान वितरण रेखा की बात कर रहा है तो ये किस में दिखाया जाता है? ये आपके लॉरेंज कर्व में या फिर लॉरेंज वक्र में दिखाया जाता है। लाइन ऑफ इक्वलिटी और लाइन जो आपकी लॉरेंज कर्व होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए लॉरेंज वक्र है, यहाँ पे ये लाइन ऑफ इक्वलिटी हो जाएगी। लॉरेंज वक्र ग्राफ में समान वितरण रेखा को दिखाया जाता है। मैक्स लॉरेंज जो कि एक प्रसिद्ध विद्वान थे, किसी समंक श्रेणी के अपकिरण डिस्पर्सन को आलेखी विधि के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक विशेष प्रकार का संचयी परसेंटेज वक्र बनाया, जिसका नाम उन्होंने लॉरेंज वक्र दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सहसंबंध गुणांक दिए गए हैं। इनमें से आर का मान संबंध श्रेणी से सुमेलित नहीं है। प्लस 0.99 में उच्च बता रहा है, प्लस 0.50 में सामान्य बता रहा है, माइनस 0.01 में निम्न बता रहा है, 1 से ऊपर शून्य बता रहा है। बताइए 1 से ऊपर शून्य होता है क्या? 1 से ऊपर मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का डी ऑप्शन गलत है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी के तीनों ये सही दिए गए हैं।
देखिए यहाँ पे नीचे इसकी व्याख्या। दो चर के परस्पर सहसंबंध को सहसंबंध गुणांक कहा जाता है। सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। इस परास को कम या फिर अधिक मापन में त्रुटि उत्पन्न होती है। सहसंबंध के परिणाम को सहसंबंध गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। कभी कभी सहसंबंध गुणांक के शाब्दिक विवेचन में उच्च, मध्यम एवं निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें किया गया है। उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध, मध्यम स्तरीय धनात्मक सहसंबंध, निम्न स्तरीय धनात्मक सहसंबंध। उस दशा में क्या होता है, देखिए, जब सहसंबंध गुणांक का मान +0.75 से 1 +0.25 से 0.75 या फिर 0 से अधिक हो व 0.25 से कम होता है, तो इस प्रकार के जो सहसंबंध होते हैं इनका मान -0.75 -1 -0.025 माइनस यहाँ पे प्लस के 0.75 0 -2 पॉइंट के मध्य होने की दिशा में क्रमशः क्या होता है, उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध, मध्यम स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध और सहसंबंध निम्न स्तरीय ऋणात्मक होता है। ये आप लोगों के ऋणात्मक हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे, जिसमें कि उच्च स्तरीय ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और प्लस 0.25 से लेकर के 0.75 तक निम्न स्तरीय हो जाएगा, और 0 से अधिक या उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर निम्न स्तरीय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के ऋणात्मक में हो जाएंगे। आगे बढ़िए। भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर आपका रक्षा मंत्रालय या फिर ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो भारत का धरातल पत्रक है वो तैयार किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। पूरे देश के तत्कालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन स्नातकृत सर्वेक्षण 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसके चरम बिंदु के रूप में 1785 ईस्वी में भारत का मानचित्र बन करके तैयार हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा कौन सी विचलन माध्य रीति नहीं है? माध्य विचलन, मानक विचलन, चतुर्थक विचलन या फिर परास। तो कौन सी माध्य रीति नहीं होगी? यहाँ पे जो परास है वो क्या होती है, माध्य रीति नहीं होती है। बाकी का आप लोगों का जो माध्य विचलन है, चतुर्थक विचलन है, मानक विचलन है, सभी क्या हो जाएंगे, विचलन माध्य रीति होती हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। परास क्या होती है, रेंज क्या होती है? कोई समंक श्रेणी है, इसमें सबसे बड़ा मूल्य लार्जेस्ट वैल्यू एवं सबसे छोटा मूल्य जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसके अंतर को, विस्तार को क्या बोला जाता है, परिसर या फिर परास बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बाकी की आप लोगों की व्याख्या दी गई है, इसको देख लीजिए। इस सूत्र में जो आर है, आर का अर्थ एल रेंज होता है। एल क्या होती है, जो आपकी लार्जर वैल्यू है, एस स्मॉलर वैल्यू है, ये यही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अपवर्जीय वर्गांतर के उदाहरण हैं। कौन से हो जाएंगे अपवर्जीय वर्गांतर के? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 11 से 20, 20, 21 से 30, 31 से 40, 10.5, 20.5, 20.5 से लेकर के 30.5, 30.5 से लेकर के 40.5। डी में दिया गया है 11.5 से 20.5, 21.5 से 30.5, 31.5 से 40.5 हो जाएगा। तो देखिए जो अपवर्जीय वर्गांतर है इसके जो उदाहरण हो जाएंगे वो आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और साथ में आप लोगों का जो होगा 10.5, 20.5, ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए अपवर्जीय वर्गांतर या फिर श्रेणी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल पद्धति का उपयोग उन श्रृंखलाओं के लिए किया जाता है जिनमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा बन जाती है। जैसे कि आप लोगों के 0 से 10, 10 से 20 बनी है, इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे दी गई होगी। देखिए 0 से 10, 10 फिर से आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 20 आया, 11 से 20, 20 के बाद में यहाँ पे 21 लिया गया है तो ये नहीं होगा। 10.5 लिया गया है तो यहाँ पे 20.5, फिर से यहाँ पे 20.5 लिया गया है, यहाँ पे 30.5, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे फिर से संख्या चेंज है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ पे दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा मूल्य सही नहीं है? 0, 1, -2, 2.15। तो कौन सा यहाँ पे निकटतम पड़ोसी सूचकांक में सही नहीं है? तो देखिए माइनस तो नहीं होता है यहाँ पे, इसको आप लोग गलत कर देंगे, जो गलत है वही सही है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था क्लार्क एवं इवांस के द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। 1954 ईस्वी में से प्रयोग किया था। इस सूचकांक की सहायता से बस्तियों के अंतराल को प्रदर्शित किया जाता है। यह विधि अवलोकित व अपेक्षित अंतराल के बीच संबंध को निरूपित करती है। अपेक्षित अंतराल एक अनियमित प्रतिदर्श की गहनता की जानकारी देता है, जबकि जो अवलोकित अंतराल है सभी बिंदुओं व स्थानों के बीच की औसत दूरी को बताता है। ठीक है, RN ये आपका फॉर्मूला है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से सिर्फ वैल्यू पूछी जाती है, वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है? रैंक ऑर्डर है, कांस्टेंट सम है, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल है, पेयर्ड कंपैरिजन है। तो कौन सा यहाँ पे आप लोगों की तुलनात्मक स्केलिंग विधि नहीं होगी, तकनीक नहीं होगी? वो आपकी वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल जो तकनीक है, ये तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। तुलनात्मक मापनी वह आलेखी मापनी है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। क्या होती हैं? दूरियां जो हैं वो प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रक यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जैसे कि मील, किलोमीटर, मीटर, गज, कदम, फीट, इन सभी दूरियों को ज्ञात किया जाता है। कभी कभी इन मापनियों के द्वारा समय एवं दूरी का तुलनात्मक प्रदर्शन भी किया जाता है। तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक में रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम तथा पेयर्ड कंपैरिजन आदि को सम्मिलित भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? संभाव्यता पर सुविधानुसार प्रतिदर्श है, क्योटा पर प्रतिदर्श है, निर्णय प्रतिदर्श या फिर स्तरबद्ध। तो देखिए जो संभाव्यता पर आधारित प्रणाली है वो आप लोगों की स्तरबद्ध प्रणाली हो जाएगी या फिर स्तरबद्ध प्रतिदर्श हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। स्तरबद्ध प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित होती है। प्रतिदर्श अध्ययन में सामग्री समस्त इकाइयों का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु उसमें केवल कुछ छांटी गई प्रतिनिधि इकाइयों का गहन अध्ययन द्वारा समस्त समग्र के लिए निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप में से कुछ लोग छांटे और उनकी इकाइयों का अध्ययन किया, बाकी का अनुमान लगा लिया कि हाँ ये भी ऐसे ही होंगे और निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। वास्तविक अध्ययन हेतु चुनी गई इकाइयाँ प्रतिनिधित्व इकाई अथवा प्रतिदर्श इकाइयाँ कहलाती हैं। जिस प्रकार दैनिक जीवन में किसी वस्तु के नमूने का परीक्षण करके उस वस्तु की समस्त मात्रा के लक्षणों का सही जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उसी प्रकार अनुसंधान कार्यों में भी प्रतिदर्श इकाइयों के अध्ययन के द्वारा समग्र की विशेषताओं को समझा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आप लोग एक बात और बताइए हमें कि मैं सोच रही थी कि यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो आप लोगों का यूजीसी नेट का होता है उसके पीवाईक्यूज़ भी लेकर के आऊँ, और टोटल जो पीवाईक्यूज़ या तो 5 साल के या 10 साल के पीवाईक्यूज़, जिसमें मैं मैथ सॉल्व नहीं कराऊंगी, जो आपका डीआई होता है वो वाला पोर्शन सॉल्व नहीं होगा, बाकी के और सभी पोर्शन को इसी तरीके से कवर कराने की सोच रही थी कि व्याख्या भी आप लोगों को मिल जाए और क्वेश्चन भी मिल जाए। तो अगर आप लोग सहमत हों तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हम लोग सहमत हैं, तो मैं ये वाला सेशन भी शुरू कर दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नांकित में से वह कथन जो सही नहीं है उसको छांटना है। समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा 0 के बराबर होता है। समांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है।
अपवर्जी, समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीकों से होता है, या फिर समांतर माध्य का परिकलन सभी परीक्षणों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अपवर्जी, समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन जो होता है भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का गलत है, तो यही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। व्याख्या यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा शून्य होता है या शून्य के बराबर होता है। समांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। समांतर माध्य का परिकलन सभी परीक्षणों पर आधारित होता है। गणितीय माध्यों में समांतर माध्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और लोकप्रिय होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में समांतर माध्य का अर्थ होता है औसत, ठीक है। यदि किसी समंक श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उनकी संख्या पदों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार जो प्राप्त भागफल होता है उस समंक श्रेणी के समांतर माध्य को प्रकट करता है, या फिर उस समंक श्रेणी का ये समांतर माध्य होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो अपवर्जी, समावेशी, असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से ब कथन जो सही नहीं है उसको छांटना है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे दो समान भागों में बांट देती हैं। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होता है, या फिर पूर्ण समरूप वितरण का माध्य व माध्यिका समान होता है। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है, अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कोई जो वितरण प्रारूप है उसकी माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होता है, तो ये आप लोगों का गलत है, ठीक है। यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए व्याख्या इसकी। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे दो समान भागों में बांट देती है। पूर्ण समरूप वितरण का माध्य व माध्यिका समान होता है। किसी समंक श्रेणी के मूल्यों को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है, जो श्रेणी के कहाँ पे होता है, चतुर्थ में नहीं मध्य में होता है, उसे क्या बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है क्या। वितरण मूल्यों का मान वितरण और औसत मान से कितना भिन्न है। वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान पर कितना आश्रित है। व्याख्या करता है कि वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मानों से क्यों भिन्न है, या फिर वितरण मूल्यों के मान और उसके औसत मान के बीच अंतर का परीक्षण करता है। तो क्या करता है, जो सांख्यिकी परिक्षेपण होता है वो क्या यहाँ पे दर्शाता है, जो सांख्यिकी परिक्षेपण होता है वो दर्शाता है वितरण मूल्यों का मान वितरण और औसत मान से कितना भिन्न है, ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। सांख्यिकी में परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति माप या फिर औसत प्रतिनिधित्व माप हो तो, किंतु यह मान आंकड़ों में विद्यमान परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाता है। दूसरे शब्दों में औसत वितरण के केवल एक पहलू के बारे में ही ये बताता है, अर्थात मूल्यों का एक प्रतिनिधित्व आकार होता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मूल्यों अथवा मानों के प्रसरण को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके विपरीत परिक्षेपण के माप आंकड़ों में बिखराव या फिर फैलाव के बारे में बताते हैं, वितरण के मामले में बेहतर जानकारी प्रदान करते हैं। अतः जो परिक्षेपण की माप आंकड़ों के वितरण को समझाने में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक अच्छा संपूरक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। माध्य माध्यिका बहुलक के मध्य संबंध है क्या होता है। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका हो जाएगा। माध्य बराबर 2 माध्यिका प्लस 2 बहुलक हो जाएंगे। बहुलक बराबर माध्य प्लस 3 माध्यिका हो जाएगा।
माध्य का बराबर बहुलक माइनस माध्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माध्य का व बहुलक के बीच में संबंध की बात कर रहा है, तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्य का होता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला पूरा कंप्लीट सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा, इसमें बोलना क्या है। ठीक है, ये पूरा सॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे के अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं, कहलाता है क्या? उपग्रह, परावर्तक, रडार या फिर संवेदक। तो यहाँ पे देखिए जो सुदूर संवेदन तकनीक में उपकरण की बात कर रहा है जो कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को इकट्ठा करता है और उन्हें संकेतकों में बदलकर आकार में प्रस्तुत करता है, तो ये बात कर रहा है संवेदक की। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। संवेदक एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो दूर स्थित लक्ष्यों, वस्तुओं, दृश्य क्षेत्रों के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत चुम्बकीय या फिर अन्य ऊर्जा को एकत्रित करके संकेतों में परावर्तित कर उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करता है, जिनसे अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त हो सके। यद्यपि सभी संवेदक मूलतः धरातल के विभिन्न लक्षणों में परावर्तित या फिर उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा की विभिन्नताओं को स्पष्ट करते हैं, परंतु उन्हें स्पेक्ट्रमी प्रदेशों व बैंडों तथा सूचना प्राप्त करने के ढंग से भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ संवेदक ऐसे होते हैं जिनका सर्वमान्य रूप से सभी वर्गों में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संकेताक्षर जीआईएस का किसके लिए प्रयुक्त होता है? ज्योग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जीआईएस है इसका जो फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, जो कि यहाँ पे दी ही नहीं गई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी, ये देखिए व्याख्या। भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिक होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है। आगे बढ़िए, जीआईएस का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसे तंत्र से जो भौगोलिक संसार की सूचनाओं को दर्शाते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित ऐसा यंत्र है जिसके अंतर्गत पूरा विश्व या फिर पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों, सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण, प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है? प्रक्रिया, आंकड़े, जनसंख्या या फिर सॉफ्टवेयर। तो कौन यहाँ पे नहीं होगा जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में? वो जनसंख्या है जो कि जीआईएस के घटकों में शामिल नहीं है। बाकी की प्रक्रिया आती है, आंकड़े आते हैं, सॉफ्टवेयर इसमें शामिल है। ठीक है, देखिए व्याख्या दी गई है इसकी। इसमें क्या क्या आता है? प्रकीर्णन हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, विशेषज्ञ, संगठन, संस्थागत व्यवस्था के तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र या फिर प्रणाली कहते हैं। जीआईएस के महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि आंकड़े, संग्रहण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रक्रियन या फिर प्रक्रिया, प्रबंधन, प्रदर्शन, ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके महत्वपूर्ण घटक हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा सभी प्रकार के भौगोलिक सूचनाओं को संग्रहण, प्रबंध, विश्लेषण, प्रदर्शन को एकीकृत करती है। ये काम किसका हो जाएगा? जीआईएस का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे संक्षिप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही निरूपित करता है? डीईएम, डीआरजी, डीएलजी एवं डीटीएम। तो कौन सही से निरूपित करता है? एक तो आपका डीईएम हो जाएगा, डीएम यानी कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल, और दूसरा आप लोगों का डीटीएम हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल टेरेन मॉडल। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? लैंडस्केप को अच्छे से निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, इनके बारे में भी जान लीजिए क्या होता है ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये क्या होता है? यह मॉडल एक 3D कंप्यूटर प्रक्रिया या फिर ग्राफिक्स है जो आमतौर पर किसी ग्रह जैसे कि चंद्रमा,
क्षुद्रग्रह के धरातल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऊंचाई डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग अक्सर भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस में किया जाता है। डिजिटल टेरेन मॉडल, इसको देख लीजिए, ये क्या है? यह भौगोलिक आकृतियों को उभारने के लिए एक मॉडल है। यह एक DGIM डाटा मॉडल है जिसके निर्माण के लिए आंकड़ों एवं सूचनाओं की आवश्यकता होती है। यह सूचनाएं धरातलीय एवं लाक्षणिक दोनों ही प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से जीआईएस की प्रक्रिया है: इमेज प्रदर्शन, मैप ओवरलेइंग, विषमता स्ट्रेचिंग, मानचित्र रचना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी जीआईएस की प्रक्रिया? तो वो हो जाएगी मैप ओवरलेइंग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ओवरलेइंग एनालिसिस ऑपरेंस जीआईएस की पहचान है। इसके द्वारा मानचित्र के कई परतों का विश्लेषण किया जाता है। जीआईएस एक ही क्षेत्र के मानचित्रों की 2 या 2 से अधिक विषयगत परतों को ओवरलेइंग करना संभव बनाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है, क्या है? रडार, लिडार एवं सोनार। तो क्या हो जाएगा? ABC दोनों ही हो जाएंगे यहाँ पे तीनों। रडार भी होता है, लिडार भी होता है, सोनार भी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसको देख लीजिए। व्यापक रूप से सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में रडार, लिडार, सोनार को शामिल किया जाता है। रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक सक्रिय संवेदन तंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के लघु तरंग भाग में काम करता है। रडार में तरंग 1 मिलीमीटर से लेकर के 2 मीटर तक की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो इसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल से परावर्तित या फिर उत्सर्जित प्रक्रिया विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है स्पेक्ट्री विभेदन के रूप में, रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में, स्थानिक विभेदन के रूप में या फिर कालिक विभेदन के रूप में। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता इसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल से परिवर्तित या फिर उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में विभेदित करता है। रेडियोमेट्रिक विभेदन संवेदक द्वारा निर्गत संकेतक के कुल प्राप्त को कई भागों में विभाजित किया जाता है जिसे ग्रे स्तर को अलग अलग रूप में दर्शाया जा सके। इस प्रकार धरातलीय लक्षणों के विकिरण चमक या फिर परावर्तक में अंतर होने से भेद स्थापित किया जाता है। यह ग्रे मानों के विकिरण स्तर को दर्शाता है जिसे कि संवेदक अंकित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।